स्कूटर सहित मेरे जीन्स वीन्स फट गई, हाथ वाथ बिल्कुल ऐसे। तो नौजवान दो ऐसे है ना, एक हमें भूख से बचाता है, दूसरा पड़ोसी की बंदूक से बचाता है। शहर का दिल अगर रेडियो को कहा जाए तो इसकी धड़कन होते हैं आरजे, जो कि आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, आपको कभी बोर नहीं होने देते हैं। संगीत के साज और इनकी आवाज़ आपका दिन बना देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल गूंज इंडिया में। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है हमारे इस कार्यक्रम में जिन्हें उत्तर का पुत्र कहा जाता है, जो उत्तराखंड के प्रतिभाशाली लोगों को काफ़ी बार सामने लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका काव्या हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू सो मच। काव्या, आपका पहला डिजिटल रेडियो आया है ओहो, उसके लिए सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देने चाहेंगे। जी, तो thank क्या you. क्या आप इसमें लाने वाले हैं, किस तरह के प्रोग्राम लाने वाले हैं? देखिए, ये उत्तराखंड का पहला ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन है और कोशिश हमारी ये है कि हर उम्र के लोगों को इसमें जोड़ा जाए। जो लिसनर हैं, आमतौर पे रेडियो स्टेशन जो हैं बॉलीवुड म्यूज़िक प्ले करते हैं और एक फिल्मी रेडियो स्टेशन से नज़र आते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमें उसमें कोई खामी नज़र नहीं आती वैसे, या उससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। मसलन हमने कोशिश करी कि सुबह का जो हमारा शो है शुभारंभ करके 5 से 7 बजे तक वो डिवोशनल एक टच उसमें रखा है। उसमें भक्ति सॉन्ग्स हैं और जो आरजे हैं उसमें वो भी उसी तरह की बात करती हैं। उसके बाद मेरा शो आता है द उत्तर का पुत्र शो, जो पूरे उत्तराखंड को डेडिकेटेड है। आज जिस वक्त पे हम ये बात कर रहे हैं उससे पहले जब वो शो 1 बजे ख़त्म हुआ, 7 से लेके 1 बजे तक, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी ज़िले हैं वहाँ से लोगों ने मैसेजेस करे शो पे। देश के अंदर जो उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं वहाँ से मैसेजेस कर रहे थे, विदेशों में जहाँ लोग उत्तराखंड के रह रहे हैं वहाँ से मैसेजेस कर रहे थे। तो ये उत्तर का पुत्र शो इसी तरह का एक शो है जहाँ पे सब लोग कनेक्टेड फील करते हैं। उसके बाद स्वेगिस्तान करके आरजे अर्जुन हमारे हैं, उनकी ज़बानी लोग शो सुन रहे हैं। उसके बाद आरजे तरुणी है, शाम शानदार करके एक शो, और फिर बावरा मन करके एक शो और है। ये एक डेली का हमारा प्रोग्रामिंग है। उसके अलावा संडे को कुछ स्पेशल शोज़ फौज के जवानों को लेके, जो हमारे बच्चे स्कूलों में कॉलेजेस में हैं उनको लेके, महिलाओं को लेके शोज़ हैं। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग है। काव्या, हम आपसे जानना चाहेंगे कविंदर सिंह से, आरजे काव्या बनने का सफर आपका कैसा रहा, कुछ पुरानी यादें? अब कविंद्र तो इतना लंबा नाम है, वो कवियों के राजा। मैंने कहा अरे बहुत ही बड़ा हो गया यार, ये इसको थोड़ा छोटा करो। काव्य भी उसी का एक हिस्सा है एक्चुअली ना। काव्य पोइट्री वो उससे रिलेटेड है। और थोड़ा सा मेरा जो है एक्चुअली मैं अंदर से हूँ भी वैसा ही टाइप का, तो इसलिए वो दिल्ली में मेरा नाम एक्चुअली काव्य पड़ गया था। मेरे दोस्तों ने रख दिया था। मैं 11th 12th में पढ़ता था। मैंने पहले भी किसी को बताया था कि एक एकता कपूर का सीरियल आता था काव्यांजलि, तो वो मेरे को बड़ा पसंद था। वो लड़के का नाम काव्य था उसमें, एंड वो उसका जो जिंगल था तो मेरे को बड़ा पसंद आता। मैं दिन भर गाता था, तो लड़कों ने वैसी नाम रख देते ना, जैसे कोई शाहरुख की एक्टिंग करे तो उसी का नाम रख देते हैं वैसा। तो काव्य कहना स्टार्ट किया 2004 की बात है, 4-5 की। तो तब से फिर मेरे को लगा यार ये नाम ठीक है। और रेडियो में एक्चुअली बहुत बड़े नाम चलते नहीं हैं, छोटे नाम चलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ईजी होगा। हालांकि मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। रेडियो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे ना स्पेलिंग गलत लिखते हैं। कोई काव्य लिख देता है, कोई काव्या लिख देता है, कोई काव्या लिख देता है, तो बहुत सारा वो भी डिफिकल्टी हो जाती है। बट सफ़र अच्छा है यार। 13 साल हो गए हैं अब, तो मज़ा आ रहा है और अच्छा लगता है। लोग जब इतना सारा प्यार देते हैं। रेडियो में आपने कब लगा आपको कि रेडियो की दुनिया में आपको कदम रखना चाहिए? कब लगा ऐसा कि मेरे अंदर ये हुनर है? एक्चुअली एग्जैक्टली ये नहीं मालूम था कि यही हुनर है, क्योंकि जब पहाड़ों से हम लोग निकलते हैं उतनी जानकारियाँ नहीं होती। जब मैं दिल्ली गया वहाँ मैंने रेडियो सुनना शुरू किया, तो मेरे को लगा यार ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी उस बारे में नहीं थी कि रेडियो कैसे ऑपरेट होता है या क्या। मुझे लगता था कि ठीक है, आरजे आते हैं, बोलते हैं, गाने प्ले करते हैं, तो मेरे को तो बहुत सारे गाने आते हैं, मैं अच्छे गाने प्ले करूँगा, अच्छी बात करूँगा तो लोग कनेक्टेड होंगे, ऐसे एक आम तौर पर जो लोगों को लगता है। तो वैसा ही कुछ था। 2006 के आसपास मेरे को लगा कि शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। फिर 1-1.5 साल मेहनत करी और 2008 में मैंने अपना रेडियो का करियर शुरू किया था, और तब से ये तकरीबन 13 साल हो गए।
काव्या, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए जिनमें ये भी पूछा गया है कि काव्या का बचपना कैसा था, किस तरह के थे। कुछ शरारती होते हैं बच्चे, कुछ पढ़ंतु होते हैं, तो किस तरह के थे काव्या? ना शरारती तो मैं बिल्कुल नहीं था। मेरे घर वाले कहते थे कि तुम इतने सीधे हो, तुम्हें ठग लेंगे सब दुनिया में। तो आमतौर पे पहाड़ी बच्चे जैसे होते हैं ना, तो मैं उतना शरारती वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं एक्चुअली बैडमिंटन खेलने का शौक था, थोड़े बहुत गाने स्कूल में गाता था, बहुत बेसिक। पढ़ने में मन नहीं लगता था, ये मेरे को मालूम है अपनी तारीफ में कि बिल्कुल मन नहीं, मेरे को नींद आने लग जाती थी किताबों का वो देख के। वो शायद एक्चुअली ना, वो हमारे सिस्टम का भी थोड़ा सा एक वो है कि एक ही तरह की पढ़ाई, जैसे अब मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट था या कुछ इस तरह का, अगर आसपास सिलेबस होता तो शायद मैं उसको ज्यादा अच्छे से कंज्यूम कर पाता। मैं म्यूजिक और एंटरटेनमेंट या मीडिया में आना चाहता हूँ, अब मेरे को साइंस पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियसली वो मेरे दिमाग में मतलब उतना मन के करीब नहीं होगा मेरे को। तो वो वाला एक चक्कर थोड़ा सा था। बाकी तो सिंपल था, बागेश्वर में पैदा हुआ मैं, वहीं सरयू नदी में नहाए, बस वही लाइफ थी बेसिक सी। बचपन की वो दिन याद आते हैं अभी बहुत ज्यादा। मैं तो इस बार एक्चुअली जब ये ओहो रेडियो हम स्टेब्लिश कर रहे थे, पिछले 3-4 महीने से टीम लगातार काम कर रही थी, तो मॉर्निंग में आते थे, रात भर, संडे भी वर्किंग। तो पिछले 8-10 दिन मेरे बीच में बैक में बहुत पेन होने लगा क्योंकि क्या हो रहा था, रात को लेट घर जाते थे और सुबह जल्दी आते थे, तो धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो अंदर ही काम कर रहे थे। तो मैंने रियलाइज किया कि शायद इसलिए मैं हर साल ना जनवरी में बागेश्वर जाता ही जाता हूँ। तो धूप में 1-2 दिन भी आप बैठ जाओ तो बड़ा एक बॉडी वो हो जाती है ना, एकदम रिचार्ज हो जाती है। तो इस दफा मैंने बड़ा मिस किया, और फिर 2-4 दिन में यहाँ भी धूप में छत पे अपने टेरेस पे ऑफिस के जाने लगा, तो फिर से मेरी बॉडी एक्टिव हो गई, रिचार्ज हो गई। तो आई थिंक वो दिन बड़े याद आते हैं, वो पहले के भी, और जब जॉब में भी थे तो साल में एक दफा जाना, और 6-7 दिन के लिए भी जाओ तो पहाड़ों में ऐसा होता है ना, बॉडी बिल्कुल रिचार्ज हो जाती है आपकी, तो वो मिस तो करते ही। काव्या, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, बचपन का कोई ऐसा मोमेंट जो अगर आपको आज भी याद आ जाए तो आप हंस पड़ते हैं? यार ऐसे मोमेंट में ना, पता है कि एक्चुअली जब बहुत सारे बच्चे साइकिल वगैरह चलाते थे, मैंने साइकिल चलाना सीखा नहीं था। मैं ना इमेजिन करता था कि यार फलाना ऐसे चला रहा था तो मैं कैसे चलाऊंगा, और मैं ना ऐसे ही रात को सपने देखता था और रात भर सोचता रहता था आंख बंद करके कि मैं ऐसे चलाऊंगा, अगर गिरा तो ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे। मैंने कुछ दिन बाद जो है किसी बंदे की साइकिल उठाई और एक्चुअली मैं चलाने लगा। तो ये एक बार ये इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने ऐसे ना, वो स्कूटर चलते थे उस जमाने में, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। मैं रोज सोचता रहता था मैं ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा। तो एक दफा क्या हुआ, मेरे को अच्छे से ध्यान है, जनवरी का महीना था, उत्तरायणी का मेला चल रहा था बागेश्वर में, और पूरी रोड पे दोनों तरफ वो जो लोग आते हैं अपना सामान रखते हैं, और ऐसे किसी ने शूज रखे हैं, किसी ने कपड़े रखे हैं, ऐसे छोटी मार्केट है बागेश्वर की वो। तो मेरे ननिहाल से कोई सामान पहुंचा हुआ था, बस स्टेशन पे एक शॉप थी मिठाई की, तो नाना जी का फोन आया कि मैंने वहां पे रख दिया है, तुम लेके चले जाना। तो मैं किसी का स्कूटर लेके चला गया, मेरे को चलाना तो आता नहीं था, हल्का फुल्का ऐसे। तो पीछे से ना एक गाड़ी आ रही थी, उसने बोला कि जल्दी आगे बढ़ाओ, और मैंने ना एक गलत गियर लगा दिया, और वो स्कूटर ऐसा उछला एक जूते की दुकान के अंदर घुसा मैं सीधा। तो वो स्कूटर सहित मेरे जीन्स वीन्स फट गई, हाथ वाथ बिल्कुल ऐसे। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि यार वो बड़ी बेइज्जती हुई थी उस दिन, और मैं तो घर बाद में पहुंचा, खबर क्योंकि छोटे जो एरिया होते हैं, छोटे जिले होते हैं या शहर होते हैं, वहाँ पहले पहुंच जाती है। मतलब आग तो बाद में फैलती है, खबर पहले फैलती है। तो मैं घर पहुंचा तब तक पिताजी मेरे गेट पे डंडा लेके खड़े थे। तो वो इंसिडेंट बड़ा वैसा था जी। जैसे आरजेज होते हैं, तो कौन सा आरजे आप पसंद करते हैं सुनना? आरजे काव्य। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट नहीं, बहुत सारे आरजेज हैं यार मेरे पसंदीदा। आरजे रौनक है, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में है, वो व्हाट्सएप पे बात हो रही थी हमारी। तो 1-2 साल पहले हम मध्य प्रदेश में एक आश्रम है, वहाँ गए थे हम साथ में। तो रौनक भाई ने व्हाट्सएप किया कि कब चलना है, वो मेरे को कहते हैं कर्नल साहब, बिकॉज मेरे हाथ में ना बंदूक बनी हुई है मेरे दादा नाना को लेके, तो ऐसे ही कर्नल साहब कब चलना है ऐसे करके। तो रौनक भाई मेरे को बड़े पसंद आते हैं। आरजे मंत्रा हैं बॉम्बे में, अब तो आरजिंग नहीं करते हैं वो, लेकिन पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, एक्टर हैं वो, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो बड़े पसंद आते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं। मैक्सिमम जो आरजेस होते हैं वो मिमिक्री करते हैं, तो आप नहीं मैं नहीं करता। मैं उन आरजेस में हूँ ही नहीं यार, मिमिक्री वाले बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, मतलब बहुत अच्छी आवाजें होती हैं, वो टैलेंट है उनका। बट मेरे अंदर ऐसा वाला टैलेंट बिल्कुल नहीं है। आपकी अपनी ही आवाज है। हाँ आवाज है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग आरजे भी नहीं हूँ एक्चुअली। लोगों को लगता होगा बट मैं हूँ नहीं। मैं थोड़ा सा एंगेजिंग वाला हूँ, मतलब मैं एंगेजमेंट में बिलीव करता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट उतना
नहीं आता है मुझे। मैं खाली लोगों से कनेक्ट करना कि वो क्या बात कह रहे हैं, क्या चीज़ें उनकी हैं, किन चीज़ों पे बात करी जा सकती है, तो वो थोड़ा मैं उस टाइप का आरजे हूँ, मिमिक्री वाला नहीं हूँ मैं। काव्य, आप लगातार उत्तराखंड के जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको उनके लाइव के थ्रू, अपने उत्तर के पुत्र जो प्रोग्राम है उसको थ्रू जो है आप सामने लाते रहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने जैसे फिल्म सिटी की जो बात कही है, अब स्टार्टिंग भी हो रही है वहाँ पे। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में संभावनाएं हैं, यहाँ की खूबसूरती को अगर देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी ऐसी कोई शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए एक्चुअली। उससे क्या होता है, एक तो आपका रीजनल सिनेमा उठता है, दूसरा आपके यहाँ की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, आपको मालूम चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। पीछे अनुराग कश्यप और बहुत सारे डायरेक्टर्स ने यूपी में जब फिल्में बनानी शुरू करी तो वहाँ का आपको कल्चर, वहाँ की ज़बानें, वहाँ का जो एक माहौल, वहाँ का एक एटीट्यूड जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी अभी हम देख रहे हैं, काफ़ी देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही आई थिंक बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला था स्टेट का उत्तराखंड को, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान करीब 250-300 वेब सीरीज और फिल्मों की यहाँ शूट हुई थी। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मैं सूचना में था, डीजी साहब जो मेहरबान जी हैं, वो किसी से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे किसी को कि 60-70 फिल्में अभी भी शूट हो रही हैं तो उत्तराखंड में। तो लगातार यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे फिल्म सिटी डेवलप होती है, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हमेशा इन चीज़ों के लिए आगे रहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए, तो अभी भी आई थिंक भूमि पेडनेकर और राजकुमार की फिल्म की शूट हो रही है, इससे पहले भी किसी की चल रही थी, तो चीज़ें तो हो रही हैं। और फिल्म सिटी अगर होती है तो डेफिनेटली यहाँ के कलाकारों को मौका मिलेगा, जो भी यहाँ के लोग आर्टिस्ट होंगे, बैकएंड पे जो काम कर रहे हैं, फ्रंट में जो काम कर रहे हैं, उन सबको भी काम मिलेगा, उनको पहचान मिलेगी। हमारा यहाँ का फूड प्रमोट होगा, यहाँ की ज़बानें प्रमोट होंगी, यहाँ के जो कपड़े वेशभूषा हमारी है वो प्रमोट होगी, हमारा म्यूज़िक प्रमोट होगा। जैसे ओहो रेडियो के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं पहाड़ का म्यूज़िक प्ले करने की, तो हो सकता है जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कश्मीर में कोई फिल्म शूट होती है तो वहाँ का कोई एक गाना वो डाल देते हैं उसमें, या बंगाल में कोई फिल्म होती है तो वहाँ का कुछ डाल देते हैं, राजस्थान का। अभी वो उत्तराखंड का वो चीज़ अभी आया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी फिल्म, चाहे वो बॉम्बे से कोई बनाने आया है, लेकिन अगर वो यहाँ पे शूट करेगा, मान लीजिए यहाँ की उन्होंने 1-2 लाइनें यूज़ कर ली या एक आध गीत यूज़ कर लिए, तो वो एक, क्योंकि सिनेमा तो वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है तो वहाँ तक हमारी रीच पहुँचेगी। तो पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, यहाँ पे लोग मेहनती हैं, इतनी अच्छी लोकेशंस हैं, तो आई थिंक बहुत कमाल है। पीछे विशाल भारद्वाज जी ओली पहुँचे थे तो उनसे पूछा था चौहान जी ने हमारे कि आपको क्या लगता है वाकई में ये स्विट्जरलैंड से खूबसूरत है, तो विशाल भारद्वाज ने कहा उनको कि मैं स्विट्जरलैंड गया तो नहीं हूँ, लेकिन ओली देखने के बाद जाने की इच्छा भी नहीं है। तो ये बड़ा कमाल का उन्होंने बात कही थी उन्होंने। तो आई थिंक संभावनाएं तो बहुत हैं उत्तराखंड में। आपने जैसे कि लेकर आए हैं ओहो रेडियो, तो इसमें लोकल लोगों को कितनी जगह मिलेगी रोजगार के लिए? कुछ सभी लोगों को मिल रही है, मतलब अभी भी हमारी टीम में मैक्सिमम लोग जो हैं, कुछ एक लोग ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हमने जब वैकेंसीज निकाली थी तो उसमें सभी लोगों ने, लोकल भी कई लोग थे उन्होंने वो किया था और बाहर से भी कुछ लोगों ने किया था, कुछ पुराने दोस्त जुड़े थे, लेकिन मैक्सिमम लोग तो लोकल ही हैं, यहीं के हैं। जैसे मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ कि मैं हूँ। उसके अलावा हमारी टीम में तमाम सारे लोग हर डिपार्टमेंट में यहाँ के हैं और कुछ एक लोग बाहर के हैं। बाकी अभी हमारी कोशिश ये है कि हर ज़िले में हम अपने कुछ लोगों को हायर करेंगे आने वाले टाइम में, तो वो चीज़ें तो होनी ही हैं। और उसके बाद हमारी कोशिश ये है, अभी हम लोग एक रोड शो भी प्लान कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड का, तो वहाँ पर भी जब हम जाएंगे, चीज़ों को प्रमोट करेंगे, तो आई थिंक एक अच्छा मुझे लगता है कि फ्यूचर है रेडियो को लेके, और स्पेशली डिजिटल टाइम में, जब सिर्फ गाड़ी में नहीं या रेडियो सेट में नहीं, बल्कि आपके सेलफोन पे डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू सुन पा रहे हैं उसको, और कहीं भी सुन पा रहे हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि देश और दुनिया से तमाम सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। काव्या, आप हमेशा एक कल्चरल और सोशल प्रोग्राम करते आए हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पर बाहर के जो पॉप स्टार हैं उन्होंने कुछ ट्वीट किया, फिर बॉलीवुड पर उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में कि क्या? नहीं, देखिए यार, ऑब्वियसली जब किसानों की बात आती है और जवानों की, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसान और जवान दो ऐसे हैं ना, एक हमें भूख से बचाता है, दूसरा पड़ोसी की बंदूक से बचाता है, तो दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो तो बात है ही। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जो भी इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे कोई चीज़ आ रही है या कोई भी चीज़ है, देखिए क्या होता है ना, जब हम आंदोलन करते हैं बड़े लेवल पे या जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं उनको क्षति पहुँचाते हैं, किसी भी वजह से हो, चाहे मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो या कैसे भी, अल्टीमेटली हम नुकसान तो अपने देश का कर रहे हैं। हम जब गाड़ियों में आग लग जाती है या
कोई किसी को एक मारकाट की सी वैसी हो जाती है, कोई किसी को धमका रहा है या कोई कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इमेज तो हमारी ख़राब होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है, बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ किसानों को भी लगती है कि यार ये चीज़ आपने इसमें गलत करी है या इसको ऐसे हो सकता है, तो वैसा किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि यार अगर हाँ ये चीज़ को थोड़ा सा अगर ऐसे कर लें तो शायद एक बीच की सिचुएशन जो होती है ना, हमेशा हर व्यक्ति परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट जो चला रहे हैं या जो दूसरी तरफ लोग हैं, दोनों ही परफेक्ट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बीच का रास्ता जहाँ पे एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, वो क्या हो सकती है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ। तो ये हमारे साथ जुड़े थे आरजे काव्या, जिन्होंने बताया अपना जो सफ़र है कविंदर से आरजे काव्या बनने का, इस बारे में बताया। उन्होंने अपनी बचपन की कुछ यादें हमसे साझा की और किसान आंदोलन पर भी चर्चा की। इसी तरह से ताज़ा तरीन सभी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए गूंज इंडिया। नमस्कार।